नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम अब आपके सामने हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा से बीजेपी ने वापसी की है। ये 37 साल बाद हुआ है जब एक ही पार्टी दोबारा सत्ता में आई है। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे प्रतिक्रिया क्या है। पहले तो बताइए कि बीजेपी जीत गई है, बाबा दोबारा से शपथ ग्रहण करने वाले हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत गौरव का विषय है जो एक हिंदूवादी पार्टी सामने उभर कर फिर दोबारा सत्ता में 37 साल बाद आई है। जो रिकॉर्ड दर्ज किया, एक बार जो सत्ता में आता था दोबारा सत्ता में नहीं आता था, तो इससे बहुत खुशी है। 10 मार्च से पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में 4 राज्यों में होली लगातार मनाई जा रही है। इस बार की होली कैसी रहेगी? भगवा वाली? भगवा होली हर समय पिछले 5 वर्षों से भगवा होली चल रही है, तो जाहिर सी बात अगले 5 वर्ष भी उत्तर प्रदेश में भगवा ही होली चलेगी। सही बात। अच्छा, ये बताइए कि वोट दिए थे इस बार? बिल्कुल दिया था, किसको? बीजेपी को दिया था। तब वोट काम कर गया? बिल्कुल काम किया। बताइए। इन्हीं की बातों देखिए, से ये बहुत ही गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। इसमें सभी ब्राह्मण समाज का बहुत ही सपोर्ट मिला है बीजेपी को, और जो कि सदैव रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में फिर से बाबा की सरकार आई है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और पुनः बाबा मुख्यमंत्री बने, यही कामना है। अच्छा, वोट जब दिए थे बीजेपी को दिए होंगे, किस मुद्दे को सोच के वोट दिया था कि हाँ बाबा ने ये काम बहुत बढ़िया किया है, दोबारा फिर से बाबा को आना चाहिए? देखिए, बाबा का जो काम करने का तरीका है वो सबसे बहुत ही अलग है, और अगर विकास को लेके अगर चलें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विकास बाबा की ही गवर्नमेंट में हुआ है। जैसा कि अभी थोड़ा बहुत विकास बाकी है कि सब हो गया? विकास के साथ साथ जो भी सारी चीज़ें हैं वो तो हमेशा चलती रहेंगी। सबसे प्रथम ये है कि माफिया राज, जो गुंडा राज उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम चरण पे था, वो बाबा के गवर्नमेंट में सबसे कम हुआ है। तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आप बताइए, सहमत हैं इनकी बातों से? सहमत है? हाँ ना? सहमत सहमत है। सहमत है? जी, पूर्ण सहमत। कौन सहमत है? जी, कोई जी, सहमत जी, नहीं जी, है? जी, नहीं सहमत। था यहाँ पर। कौन सहमत नहीं? सहमत नहीं है क्या? दूर भाग गए हैं? जी, जो सहमत नहीं वो आ रहे हैं। सहमत नहीं है क्या? सहमत नहीं है क्या? किस चीज़ से? इनकी बातों से तो कह रहे हैं दोबारा से बाबा सरकार, बढ़िया हुआ बीजेपी। हमने तो इनकी बात सुनी ही नहीं, हम दूर थे। हम बताए दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दोबारा से बीजेपी की सरकार आई, हम बहुत खुश है, हमने बीजेपी को वोट दिया और बाबा दोबारा से आए, 5 साल फिर से विकास कार्य प्रारंभ। जी, बहुत अच्छा है, जनता का मत है। आपने किसको वोट दिया? इस बार हमने वोट ही नहीं दिया। वोट नहीं, अगर देते तो किसको देते? युवा हैं भाई, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। हम रोजगार के लिए वोट देते इस बार। किसको? बीजेपी को? हाँ, जो हमको रोजगार देता उसी को देते। तो बीजेपी रोजगार देगी आपको ऐसा? जी, इस बार मानते हैं कि बीजेपी रोजगार देगी। जब अगली सत्ता बार में नहीं आई दी है। थी? उस बार कम दी थी, तो इस बार सोच रहे हैं कि ज़्यादा देगी। इस बार ज्यादा? हाँ, जब खुश जनता ने हैं? चुना। खुश हैं कि नहीं? हाँ जी, खुश हैं। अब तो खुश हो हैं कि अब तो खुश होना पड़ेगा ऐसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब सत्ता में जब सत्ता में आई है तो वो सबका विकास करेगी। सबका विकास करेगी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जैसे अगर 5 साल में आप मांगे, दोबारा से आ गई, 5 साल में आप मांगते हैं बाबा से, सबसे ज़्यादा किस मुद्दे को लेकर इस बार 5 साल? सबसे अहम जो मुद्दा है, सबसे बाबा के गवर्नमेंट में जो हमारा धर्म है, जो हमारा शास्त्र है, उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया है। राम मंदिर ले लीजिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर। रोजगार का बात करें, आप युवा हैं, रोजगार पे बात करते हैं, रोजगार को लेकर क्या देख रहे हैं बीजेपी? रोजगार में भी बीजेपी कार्यरत है। ऐसा नहीं है कि रोजगार के लिए कार्य नहीं कर रही है, लेकिन सबसे रोजगार के साथ साथ हमारा धर्म भी जरूरी है। अगर हम अपने धर्म को, शास्त्र को छोड़ के सिर्फ रोजगार के लिए या सिर्फ रोजगार पे रहेंगे तो वो भी सही नहीं है। धर्म के साथ साथ रोजगार की भी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, जो कि बाबा के गवर्नमेंट में रोजगार के लिए भी कार्यरत हैं। तो क्या कितने रोजगार दिए हैं बाबा? आपने रोजगार की बात कर रही हैं, तो भी शायद चुनाव से पहले योगी जी ने टीजीटी, पीजीटी बहुत सारी वैकेंसियां निकाल दी। सब तो पेपर फंस नहीं गए? सारे पेपर फंस गए, रिजल्ट फंस गए। उन्होंने क्वालिफाई करवा दिया, यहाँ तक कि उन्होंने लगभग ज्वाइनिंग भी करवा दिया है। और कुछ वैकेंसियाँ उन्होंने ऐसा दावा किया है कि मैं आने के बाद, सरकार में आने के बाद मैं दोबारा प्रयास करूंगा कि जो युवा कुछ रह गए हैं उनको दोबारा से रोजगार दिलाया जाए। शिक्षक भर्ती में कितना शिक्षक, कितना जो है अभ्यर्थी है वो धरना देता रह गया, कहाँ मिली नौकरी?
ये तो मैं अभी देखा नहीं, लेकिन जितने मैंने देखा टीजीटी पीजीटी जो आप बता रही हैं, ये लगभग जिन्होंने ने निकाला था ये वैकेंसी, वो लगभग ज्वाइनिंग हो गई है। और ज्वाइनिंग के साथ साथ उन्होंने उसके बाद चुनाव के समय फिर से एक और ये वादा किया था कि मैं आने के बाद, सरकार में आने के बाद कुछ टीजीटी और पीजीटी वैकेंसियाँ मैं वो डिले कर रहा हूँ, जो कि आने के बाद मैं दोबारा से प्रयास करूँगा कि वो निकाली जाएँ और जो कुछ रोजगार या युवा साथी बचे हुए हैं उनको पुनः रोजगार दिया जाए। आते और मैं जाते यही लोग आशा करूँगा कि योगी जी दोबारा सुन रहे हैं कि कुछ विचार भी रखेंगे अपने, सिर्फ सुन रहे हैं? हम विचार रखते थे, फर्जी आ जाते टीवी में, इसलिए नहीं रखते। नहीं, फर्जी क्या आना है? आप भाई लोग हैं, आपका जो क्या मत है भाई, इतना जो है डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की बात हो रही है, जनता का मत इतना ज़रूरी है, आप कह रहे फर्जी आ जाते हैं टीवी में? फर्जी थोड़ी आते हैं, आप अपना विचार रखिए, विचारों में तो आते जैसे हैं ना। इन्होंने कहा कि आपने कहा रोजगार नहीं है, हाँ, रोजगार कैसा चाहिए आपको? जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जब जनसंख्या कानून बन रहा था तो उसमें दिक्कत थी। जब मोदी जो बोल रहे कानून बनाए, जितनी कम कैपेसिटी में पीपल्स रहेंगे उतना ज़्यादा रोजगार मिलेगा। रोजगार लिमिटेड मात्रा में है और पब्लिक हाई मात्रा में है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस कानून के तहत आएगा, अगर कम से कम जनसंख्या रहेगी तो उससे ज़्यादा रोजगार मिलेगा। तो मतलब जनसंख्या प्रॉब्लम है रोजगार की। क्योंकि हर कोई चाहता है गवर्नमेंट नौकरी करना चाहना। हाँ, रोजगार का मतलब यही नहीं होता कि गवर्नमेंट नौकरी है वो PCS है, वो IAS है, वो IFS है। हाँ, अगर ये बंदा कबाब पराठे का ठेला भी लगा रहा है तो ये भी रोजगार है। हाँ? तो ये रोजगार है मैम, ये व्यापार है, व्यापार है ना। व्यापार का मतलब क्या होता है? जहाँ से 4 पैसा आएगा, जिससे हमारा घर चलेगा। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आप लोग युवा हैं, युवा क्या मांग रहा है? व्यापार मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है? देखिए, युवा जो है, युवा तो रोजगार व्यापार दोनों मांगता है। व्यापार क्या दोनों कैसे कर लेंगे? आप बात सुनिए। रोजगार इसलिए मांगता है क्योंकि जो युवा पढ़ने लिखने में लगातार प्रयास करेगा, पढ़ाई करेगा, तो जाहिर सी बात हो उस युवा को रोजगार मिलेगा, चाहे वो किसी धर्म से हो, चाहे किसी मजहब से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि बाबा की सरकार में पिछले 4 वर्ष में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, सरकारी जो कहा गया है। और रोजगार जो बांटे गए हैं, और नौकरियां जैसे 3rd क्लास की 4th क्लास की नौकरियां भी बांटी गई हैं लगभग। तो जैसे पिछले 2012 से लेकर 2017 तक का जो वो समय था, उस समय को मिलाया जाए, 2017-2022 के तुलना किया जाए, 2017 और 2022 तक रोजगार अधिक मिला है युवाओं को। उसमें भी रोजगार मिला था, लेकिन उसकी अपेक्षा ये काफ़ी अच्छी सरकार रही थी। युवा हो गए संतुष्ट। अच्छा, ये बताइए, कितने लोग जो हार गए वो तो ये बोल रहे हैं कि EVM जो है, EVM की वजह से जीत गए हैं, EVM हैक करा ली और EVM इनके कब्जे में है। देखिए, ये लोग फर्जीवाड़ा है, क्योंकि EVM जो मामला आया था जिला बनारस का, DM साहब EVM लेके स्वयं जा रहे थे उसको, क्योंकि EVM का मतलब क्या होता है, जैसे काउंटिंग के एक दिन पहले वो अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है किस हिसाब से काउंटिंग करवानी है हमको, कैसे काउंटिंग होगी, गलत काउंटिंग तो नहीं चल रही, सही नहीं चल रही, उसको पहले अधिकारी बैठ के सबको समझते हैं, सब अधिकारी सामने बैठ के उसको गिनते हैं। और सब EVM का एक रोना होता है इनका, कहे अखिलेश जी जीते हैं तो उस पर EVM नहीं का आरोप लगाया गया, 66,000 वोटों से अखिलेश जी जीत गए। भाजपा के 11 मंत्री हार गए, उस पर EVM पे आरोप नहीं लगा। खाली ये विपक्ष एक मुद्दा बनाता है EVM का। अब ममता बनर्जी जी 2-3 दिन के लिए यूपी चुनाव में आई, ममता बनर्जी जी आई, अब क्या कह रही हैं कि EVM को लेकर वो इश्यू बना रही हैं कि EVM की जीत वहाँ पे हुई है, ना कि किसी पार्टी की जीत हुई है। अब ये कोई मुद्दा तो नहीं रहा। आप भी जीती हैं वहाँ पे, EVM से चुनाव वहाँ भी हुआ था, आप भी जीती हैं, तो आप एक मुद्दा नहीं बनाएंगे। आप भी गवर्नमेंट, आप भी अपना चुनाव हार गई थी, वो भी अपना चुनाव हार गई थी ना, दोबारा चुनाव जीती, अपना चुनाव हारी थी, तो वो EVM का इशू कहाँ रहा? उनकी सरकार बनी, पार्टी बना के सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पे उभरी, तो ये गलत बात है। EVM का आरोप नहीं लगाना चाहिए। EVM 100% सही है। इसके हमेशा लोकतंत्र का चुनाव है, तो उसमें हमेशा बात रखनी चाहिए अपनी। हर किसी की भी जीत हो गई थी, किसी भी हार सकती थी। केशव मौर्य जी डिप्टी CM रह के हार गए, तो उसमें लोकतंत्र है, हार जीत लगा रहता है। लोकतंत्र है, हार जीत लगा रहता है। EVM पर निशाना लगाने की जरूरत नहीं। किसी पार्टी का आरोप नहीं, किसी को पार्टी का आरोप नहीं लगाना चाहिए EVM पे। इस पे EVM पे मतलब आरोप लगाने का मतलब भारत के निर्वाचन पे भरोसा ही नहीं किसी को रहा है, तो इसलिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर अभी तक शपथ तो ग्रहण नहीं की है योगी जी ने, अगर वैसे तो क्योंकि ये सब सामने आ गया, स्पष्ट भी धीरे धीरे हो ही गया लगभग कि योगी आदित्यनाथ जी ही CM बनेंगे, अगर नहीं बनते हैं तो स्वीकार है?
नहीं, उन्हीं के मुद्दे, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है। अगर ये तो हम भी आपको बता रहे हैं ना, स्पष्ट हो गया है, लेकिन अगर नहीं बनते तो स्वीकार है? बिल्कुल स्वीकार रहेगा। नहीं, स्वीकार रहेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को एक मुख्यमंत्री बना सकती है, जब एक चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है तो कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। लेकिन रहा मुद्दा माननीय योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, मुख्यमंत्री के चेहरे पे, तो जाहिर सी बात है हमें लगता है कि पार्टी भी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। पार्टी में होगा मुख्यमंत्री बने। अच्छा, 2024 में अभी बहुत बाहर से, दूर से लोग बुलाए गए हैं। 2024 में क्या देख रहे हैं? 2024 में हालांकि फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी सेंट्रल में। माननीय मोदी जी के नाम पे चुनाव फिर लड़ा जाएगा। माननीय मोदी जी के फिर हमारे 2024 में प्रधानमंत्री बनकर देश को संभालने का काम करेंगे। 2024 इनकी बात से सहमत है? सहमत है, एकदम सहमत है। सहमत है? जी 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 पूरी तरह से? जरूर। क्या कह रहे हैं? मैं तो सहमत नहीं हूँ इस बात से। कारण ये है कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये धांधली करवाते हैं बीजेपी वाले। धांधली करवा करके हमारा जो है क्या कहता है, ये तो कई लोग तो कह रहे हैं धांधली। कौन सी धांधली करवाए? ऐसे मान के चलिए कि ईवीएम का जो है वो धांधली करवा करके कह रहे हैं ना कि जहाँ जीते वहाँ धांधली नहीं हुई है, और जहाँ हार गए वहाँ धांधली करा दी है। इन्होंने संस्कृत जगत के लिए कुछ नहीं किया। अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने संस्कृत जगत के लिए बहुत अच्छा काम किया। मुलायम सिंह यादव ने बढ़िया काम किया। संस्कृत के शिक्षकों का वेतन 4,000-5,000 रुपया था, जो कि उनके समय में जो है वेतन बढ़ाया गया। लेकिन आज देखा जाए संस्कृत की स्थिति तो नाजुक होते जा रही है। कई विद्यालय बंद होते जा रहे हैं, कई जगह संस्कृत तो विद्यालय बंद हो रहे हैं, तो मंदिर भी तो खुल रहे हैं। ये लोग खुश है ना, तो काहे के लिए असंतुष्टि है? ये लोकतंत्र है, इसमें कुछ लोग खुश रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी असंतुष्टि बताओ, खुश नहीं हो, काहे बात का गम है? हम लोग युवा हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए। ये लोग अभी बताए ना बहुत रोजगार मिला है। रोजगार चाहिए तो आप स्वरोजगार करिए ना। इतना पढ़ा लिखा के आपको सरकार जो स्कॉलरशिप देती है किस लिए देती है? उस स्कॉलरशिप का अचार थोड़ी डालना है। स्कॉलरशिप का अचार डालना है? बताइए। नहीं, स्कॉलरशिप ये लिखिए, स्वयं का स्वरोजगार करिए। लोग बाग रातों रात काम करके दिन भर पढ़ाई करते हैं, आप क्यों नहीं करते? और आप किस जगत से बैठे हुए हैं? आप संस्कृत शिक्षा जगत से पढ़े हुए हैं और आप संस्कृत शिक्षा जगत के बारे में ऐसी व्यर्थ बातें कर रहे हैं। अगर ये मंदिर मठ खुलते हैं तो यहाँ पे गुरुकुल का, आश्रमों का निर्माण होगा तो उससे किसकी भलाई होगी? उस गुरुकुल के जो मंदिरों से सारा धन व्यापार आएगा, वो सारा जो रोजगार मिलेगा आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? मंदिर मठों से ही मिलेगा ना। जो आपके यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग बाग बाहर से आएंगे, वो धन आएगा, वो सब कहाँ जाएगा? समझे? सारे स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल बंद करवा देने चाहिए, है ना। और मंदिर और मठ से सारा जो है इकोनॉमिकल जितना भी अर्थव्यवस्था है वो मंदिर मठ से चलेगी। भैया पढ़े लिखे हैं, बता रहे हैं, समझ में नहीं पा रहे हैं। 5 साल में खूब मंदिर मठ बनवाइए, कॉन्वेंट स्कूल बंद करवा दीजिए, जितना जो करना है करिए, ठीक है। उसी से स्वरोजगार होगा, है ना भैया? यही तो कह रहे हैं ना, हम गलत कह रहे हैं? जब मंदिर बनेंगे, ठीक है, मंदिरों में धन आएगा तो मंदिर वाले धन क्या करते हैं? इस कोरोना महामारी में आप लोगों के लिए जब इतनी सारी दिक्कतें आई तो मंदिरों ने कितना धन दिया? आपने कभी उस बात पे गौर किया? कितने जो है मस्जिदों से क्या क्या धन आ रहे हैं, क्या किससे हो रहा है? कौन से गवर्नमेंट स्कूल थे या जो भी स्कूल हैं या जितने भी जो सरकारी रोजगार जिन लोगों को मिला हुआ है, ऐसे व्यक्ति बताइए किन लोगों ने अपने सरकारी धन में से खजाना दिया है? कोई व्यक्ति है? ये बताइए, जो व्यक्ति स्वरोजगार है, जिन्होंने स्वयं का कार्य किया है, उन लोगों ने अपनी तरफ से धन दिया है। इस कोरोना महामारी में बहुत ज्यादा सहयोग किया है। कोरोना महामारी में अस्पताल काम नहीं आना है। मंदिर मस्जिद में जाकर, मंदिर और मठ में जाकर खाना खा लो, और अस्पताल ना हो, बेड ना हो, ये ज्यादा जरूरी है। आप ये जो डॉक्टर बने बैठे हैं या कोई बना बैठा है, क्या ऐसे ही बन गए सबके सब? पढ़े हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, पढ़े हैं कोई प्राइवेट में पढ़ा है? सारे स्कूलों को गवर्नमेंट कर देना चाहिए। क्या चीज? सारे स्कूलों को गवर्नमेंट कर देना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, सारे स्कूल गवर्नमेंट, बिल्कुल करना चाहिए। जब सरकार जो है आप लोगों को जो है शिक्षा दे रही है, आप लेना ही नहीं चाहते। सरकारी स्कूलों में अगर जो है कोई अध्यापक बना है, प्राध्यापक बना हुआ है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ा है, ऐसे ही थोड़ी बना है। प्राइवेट क्यों बना है? मतलब ये जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं सब बेकार है ना? बेकार नहीं। हमने कब कहा? हम तो खुद कह रहे हैं। आप कहना चाहती है कि गवर्नमेंट बेकार है? मैंने ऐसा कब कहा? हम ऐसा कब कह रहे हैं? हुआ ना कि प्राइवेट बंद करे, गवर्नमेंट चालू करे। हमारा मुद्दा गवर्नमेंट होना चाहिए।
हमारा मुद्दा क्या है आपने समझा है? हम उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि हम संतुष्ट नहीं है, सबकी अपनी अपनी बातें होती है, आपकी असंतुष्टि है, ठीक है। अब आप बता रहे हैं कि मंदिर आप बता रहे मंदिर मठ से ही सब कुछ होना है, सारी अर्थव्यवस्था मंदिर मठ से होनी है, सब कुछ रोजगार सब मंदिर मठ से मिलेगा, है ना। और ये जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है सारे बंद करा देने चाहिए, आप है ना। हम आप ही की तो लाइन बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं तो बताइए। हमने प्राइवेट का संभाल रहे हैं भैया, संभाल रहे हैं, बताइए, संभालिए। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, उन्होंने कहा कि संस्कृत जगत के लिए कुछ नहीं काम किया। अब इनके कहने का मतलब था संस्कृत जगत के लिए इन्होंने मंदिर जो इतनी अर्थव्यवस्था बीच में डाउन हो रही थी, लगातार उन्होंने मंदिर में कोरोना में जो मंदिर वालों ने सहयोग किया है, उनके कहने का मतलब मस्जिद से कोई धन नहीं आया। क्यों नहीं? मस्जिद में लगातार सबको प्रोवाइड किया जाता। पिछले क्या कहते हैं, सरकार में ज़्यादातर मस्जिद को दिया गया था, और इस बीच में जब कोरोना का महामारी का आया तो धन कोष में सबसे ज़्यादा मंदिरों से पैसा आया था, ठीक है। अब उनके कहने का जो मतलब, उन्होंने कहा कि संस्कृत जगत के लिए वो जो मतलब है उन्होंने, अब उनके हिसाब से इनके कहने का मतलब संस्कृत जगत के लिए हम मंदिर खोलते हैं तो वहाँ गुरुकुल स्थापित करते हैं, जो हमारी संस्कृति परंपरा रही है। गुरुकुल से बच्चे निकल के एक एजुकेशन समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कर्मकांड आप समझ लीजिए, सब लोग कराने का सक्षम थे। जैसे हमारे यहाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ पे बच्चे पढ़ाई होती है इंटर लेवल से, जिसको प्राक शास्त्री किया जाता है। अब वो जो बच्चे आते हैं गुरुकुल से 7 साल 10 साल वेद परीक्षा उत्तीर्ण करके, ज्योतिष की, व्याकरण की बच्चे पढ़ के आते हैं, वो आके इसमें हायर एजुकेशन। अब आपने तो बता दी अपनी संस्कृत की बातें, हाँ, है ना। संस्कृत विद्यालयों की बातें सुन ली हैं, सुनिएगा भैया, संस्कृत विद्यालयों की बातें सुन ली, संस्कृत के बच्चों की बातें सुनी, विद्यार्थी मंदिर मठ की बातें सुन ली, और वो बच्चा जो इतने सालों से इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई लिखाई करके लगातार 7-7 8-8 सालों से तैयारी कर रहा है, उसका पेपर बंद करवा दिया। 32 साल का बूढ़ा हो चुका है अब वो किसी पेपर में भी नहीं जा सकता है, जनरल कास्ट वाला है, 32 से ज्यादा भी नहीं जा सकता। अब क्या करेगा वो? पेपर बंद करवा दिए, लीक करवा दिए, उस पेपर का कुछ किया? आप हमारी सुनिए बच्चा एक मिनट, मंदिर मस्जिद में पढ़ के बच्चा विधानसभा के बाहर बैठेगा? आपने नहीं देखा? नहीं पढ़े क्या? पूरे लखनऊ में मंदिर मठ में बैठे हैं, हम मंदिर मठ में बैठे हैं। बात ही तो ऐसी कर रहे हैं। जो बच्चा क्या हम अपना खाना खर्चा नहीं चला रहे? जो बच्चा 7 साल से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वो 7 साल बाद 32 साल का हो गया, क्योंकि वो ग्रेजुएशन तो करके आएगा ना, ठीक है। रुकिए पहले मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आखिरी अटेम्प्ट देता है, आखिरी अटेम्प्ट में पेपर लीक हो जाता है, धरना दे रहा है 6-6 1-1 सालों से, उसकी बात नहीं सुनी जाती क्योंकि चुनाव है, आचार संहिता की लाठी डंडों से उसे गाड़ी में भर के भेज दिया जाता है, अनशन कर रहा होता है 1 साल से, क्योंकि उसके पास दूसरा अटेम्प्ट नहीं है। अब वो क्या करे? पहला मुद्दा आपने कहा क्या सरकार के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? बिल्कुल सही। पहला मुद्दा आपने कहा कि 7 साल पढ़ के वो तैयारी करता है बच्चा, आता है पेपर लीक हो जाता है। पेपर कौन लीक कराता है? अधिकारी। पेपर कौन लीक कराता है? अधिकारी किसके होते हैं? अधिकारी किसके? अरे बीजेपी के अधिकारी हैं क्या? इसके पहले सपा किस गवर्नमेंट थी, सपा के अधिकारी नहीं थे? ये बताइए अधिकारी किसके? आप बताइए। भ्रष्टाचार। सपा बीजेपी की बात नहीं है, सरकार एक मिनट, इसके पहले पेपर कभी लीक नहीं हुआ था, तो इसके पहले एक मिनट, उसके पहले पेपर लीक नहीं होते थे, तो अब भी लीक होने चाहिए। मतलब 2017 में लीक नहीं होते थे, 2012 में लीक हुए, तो 17 में भी लीक होने चाहिए। जेलेगा कौन? अगर आप चोरी कर रही हैं तो धीरे धीरे आप, क्या नाम है, अगर एक अच्छी जगह पहुंचती जहां चोर पकड़ा जाता है, उसकी चोरी धीरे धीरे खत्म होगी। जो अधिकारी लिप्त थे चोर में, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वही काम पहले पेपर धीरे धीरे भैया आते थे। 10 साल होने की तैयारी हो रही है, 5 साल 6 साल होने वाले हैं। अरे धीरे धीरे भ्रष्टाचार तो कम हुआ कि नहीं कम हुआ? ये कहना है, ये सुनिए, पेपर लीक होता है, अभी आपने कहा अधिकारी किसके हाथ? अधिकारियों के पास ही पेपर। अधिकारी किसके पास? सरकार के पास रहते हैं। अधिकारी किसके पास? सरकार के ना। सवाल आज का शिक्षक, आज का बच्चा, अभ्यर्थी, सवाल अधिकारी के अंडर पेपर रखा जाता है। अधिकारी किसका? सरकार का। अधिकारी सरकार का होता है और अभ्यर्थी सरकार से ही सवाल उठाएगा। ऐसे में आपने देखा कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के भारी बहुमत के साथ जो जीत है, उससे लोगों की क्या सोच है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग दबी आवाज में अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग दबी आवाज में अपना गम व्यक्त कर रहे हैं। और ये सब आपने देखा सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, कैमरामैन योगेश के साथ 4 PM लखनऊ।